Dear students, welcome back. Next topic of Unit 5, next philosopher is Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was a great thinker, social reformer, and educationist of the modern India. His philosophy of education is based on truth, non-violence, and satyagraha. His popular definition on education, that is, by education I mean all around drawing out of the best in child and man body, mind and spirit, signifies total development of human personality like physical, mental, social and spiritual development. According to Gandhi, the values like truth, non-violence, satyagraha, fearless, sacrifice, faith, humanity, etc. are the basis of one's life. His concept on basic education, craft-centered education, moral and value-based education has great impact on the present education system. Educational thoughts of Mahatma Gandhi, educational thought was influenced by the then social, political and economic circumstances of India. British education was being promoted and disseminated by the Britishers at that time. British education system affected the Indian minds directly that that affect the education system of India. He suggested need-based education for India to make the child self-centered and not depend upon the British. गांधी जी के जीवन परिचय लाइफ स्केच की अगर हम बात करें तो मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 दैट इज 2 अक्टूबर 1869 को कठियावाड़ के पोरबंदर नामक नगर में हुआ। इनके पिता राजकोट रियासत के दीवान थे। गांधी जी की माता बड़ी नम्र तथा दयालु महिला थी। 13 वर्ष की आयु में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा के साथ हुआ। उन्होंने सन 1887 में एक साधारण छात्र की भांति मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास की। उसी वर्ष उन्हें कानून पढ़ने के लिए 4 सितंबर को जलयान द्वारा इंग्लैंड भेज दिया गया, जहां वे विद्यार्थी के रूप में 3 वर्ष और 9 मास तक रहे। 10 जून 1891 को गांधी जी ने वकालत की परीक्षा पास की और बैरिस्टर बनकर भारत लौट आए। भारत लौटकर उन्होंने वकालत करने का प्रयास किया, परंतु इस व्यवसाय में उन्हें कोई सफलता न मिली। अप्रैल 1883 ईस्वी को गांधी जी कानूनी सलाहकार के रूप में दक्षिणी अफ्रीका चले गए, जहां उन्होंने भारतीयों पर किए जाने वाले अन्याय के विरुद्ध 20 वर्ष तक आवाज उठाते हुए अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसात्मक लड़ाई का श्रीगणेश किया। अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने सन 1915 ईस्वी को विदेशी शासन का विरोध करते हुए अब भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेना आरंभ कर दिया। सन 1917 ईस्वी में उन्होंने हरिजन उद्धार, ग्रामोद्योग तथा अन्य सामाजिक सुधारों एवं रचनात्मक कार्यों को करने के लिए साबरमती आश्रम की स्थापना की।
यही नहीं, उन्होंने सन 1921 में असहयोग आंदोलन भी आरंभ कर दिया। इधर भारतीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास कर दिया। गांधी जी ने भारत को विदेशी शासन से मुक्त कराने के लिए अपने असहयोग आंदोलन को और भी तेज कर दिया। जब असहयोग आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया तो अंग्रेजों ने गांधी जी के साथ गांधी इरविन नामक समझौता किया। इस समझौते के अनुसार गांधी जी इंग्लैंड गए, परंतु वहां पर अंग्रेजों ने अपनी दमन नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया। सन 1942 ईस्वी में स्वतंत्रता आंदोलन ने फिर जोर पकड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी को जेल भेज दिया गया। पर स्वतंत्रता की चिंगारी और भी अधिक भड़कती ही रही। हार कर सन 1945 ईस्वी में अंग्रेजों ने फिर समझौते की बातचीत आरंभ की और विवश होकर 15 अगस्त 1947 को भारत छोड़ दिया। भारत स्वतंत्र तो हो गया, परंतु देश का विभाजन हो गया और चारों ओर सांप्रदायिक झगड़े आरंभ हो गए। गांधी जी ने इन झगड़ों को शांत करने का प्रयास किया। उनकी इन नीति से खिन्न होकर 31 जनवरी सन 1948 को नाथुराम गोडसे नामक नौजवान ने इस शांति और अहिंसा के पुजारी को अपनी गोली का निशाना बना लिया। गांधी जी के जीवन दर्शन की अगर हम बात करें, फिलॉसफी ऑफ लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, तो गांधी जी के जीवन दर्शन का आधार भारतीय आदर्शवाद था। उन्हें ईश्वर में अटल विश्वास था। उनके अनुसार हम सब अलग अलग शरीर धारण करते हैं, परंतु हम सब में आत्मा एक ही है। यह आत्मा उस परमात्मा का अंश है जिसे कोई राम कहता है और कोई रहीम, कोई अल्लाह कहता है तो कोई ईसा। वे कहते थे कि जिस प्रकार सूर्य की किरणें अनगिनत है, परंतु उन सबका स्रोत एक ही है, इसी प्रकार संसार में विभिन्नता के होते हुए भी इसका रचयिता एक ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि गांधी जी ने विभिन्नता में एकता का दर्शन किया। उनके जीवन दर्शन के मोटे तौर पर 4 प्रमुख तत्व, प्रथम सत्य ट्रुथ, द्वितीय अहिंसा, तृतीय निर्भयता फियरलेस तथा चतुर्थ सत्याग्रह। सर्वप्रथम हम ट्रुथ सत्य की बात करते हैं। गांधी जी के अनुसार गांधी जी के जीवन का लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना था। उनका विश्वास था कि संसार नाशवान, केवल ईश्वर ही अमर है, अतः मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य, अल्टीमेट एम, ईश्वर को प्राप्त करना है। वे कहते थे कि ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन केवल एक ही है और वह है सत्य। उनका विश्वास था कि सत्य सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। इसमें अनेक सिद्धांत केवल विशेष रूप से शिवम तथा सुंदरम निहित है। गांधी जी के लिए ईश्वर और सत्य में कोई अंतर न। वे कहते थे कि यदि कोई व्यक्ति मन, वचन तथा कर्म से सत्य का प्रयोग करता है तो उसे ईश्वर अवश्य प्राप्त होगा।
इस प्रकार गांधी जी के अनुसार सत्य का अर्थ केवल वचन तक सीमित नहीं है, अपितु इसका क्षेत्र अत्यंत विस्तृत। इसका प्रयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होना चाहिए। इसलिए गांधी जी ने संपूर्ण जीवन को सत्य की खोज में व्यतीत किया। अहिंसा। अहिंसा गांधी जी की दार्शनिक विचारधारा का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व। उनका विश्वास था कि सत्य का पालन केवल अहिंसा के द्वारा ही संभव है। अतः गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को एक दूसरे से संबंधित मानते हुए इस बात पर बल दिया कि यदि जीवन का लक्ष्य उस सत्य रूपी ईश्वर को प्राप्त करना है तो उसकी प्राप्ति का साधन केवल एक ही है और वह है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ बताते हुए गांधी जी ने स्वयं लिखा है, अहिंसा प्रत्येक वाणी, अहिंसा प्रत्येक प्राणी के विरुद्ध द्वेष अथवा द्वेष का अभाव है। यह प्रगतिशील दशा है। इसका अर्थ चेतन रूप से कष्ट भोगना है। अहिंसा अपने सक्रिय रूप में जीवन के प्रति सद्भावना है। यह शुद्ध प्रेम है। अहिंसा इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ इल विल अगेंस्ट ऑल दैट लिव। In its dynamic condition, it means conscious suffering. Non-violence is in its active form. Goodwill towards all life, it is pure love. तृतीय, निर्भयता, fearlessness. गांधी जी की अहिंसा नकारात्मक न होकर सकारात्मक, जिसके अंतर्गत निर्भयता तथा सत्याग्रह दो तत्व सम्मिलित थे। अतः निर्भयता गांधी जी के जीवन दर्शन का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व। गांधी जी को विश्वास था कि बिना निर्भयता के सत्य तथा अहिंसा का पालन करना असंभव है। इस दृष्टि से डरपोक तथा कायर व्यक्ति सत्य तथा अहिंसा के सिद्धांतों का पालन नहीं कर सकता। निर्भयता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए गांधी जी ने लिखा है, निर्भयता का अर्थ है समस्त बाह्य भयों से मुक्ति, जैसे बीमारी का भय, शारीरिक चोट तथा मृत्यु का भय, संपत्ति विहीन होने का भय, अपने प्रियजन को मृत्यु का भय, प्रतिष्ठा खोने का भय, अनुचित कार्य करने का भय इत्यादि। Fearlessness cannot freedom from all external fear, fear of disease, bodily injury and death, or dispossession, of losing one's nearest and dearest, of losing reputation or giving offense and so on. चतुर्थ, सत्याग्रह। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह शब्द का अर्थ है सत्य का दृढ़ अवलंबन, होल्डिंग फास्ट टू ट्रूथ। यह सिद्धांत सत्य तथा प्यार पर आधारित। इसके अंतर्गत विरोधी को कष्ट नहीं दिया जाता, अपितु उससे सत्य का समर्थन स्वयं को कष्ट देकर कराया जाता। गांधी जी के शब्दों में इस सिद्धांत का अर्थ है विरोधी को कष्ट देकर नहीं, अपितु स्वयं अपने को कष्ट देकर सत्य का समर्थन कराना। So the doctrine came to mean vindication of truth, not by
infliction of suffering on the opponent, but one oneself. Now, educational thought of Gandhi can be pointed out on the following lines. First, Gandhi accepted that the aim of education is development of physical, mental, emotional, and spiritual abilities of the child. Ultimate aim of education is the realization of the self. The main aim of the education is also earning livelihood. Education of the child should be based on craft. The craft-centered education should be based upon the locally available products like pottery, horticulture, agriculture, jute work, etc., by which the child can be studied and become self-dependent. The medium of instruction should be mother tongue. From 7 to 14 years of age, education of each child should be free, compulsory, and universal. So, a school should be a place for activity where the child gets busy in various experiments and gains new experiences. Education should create useful, responsible, and dynamic citizens. अर्थात गांधी जी के अनुसार संसार के अधिकांश लोग गांधी जी को एक महान राजनीतिज्ञ मानते हैं, परंतु उन्होंने देश की राजनीतिक उन्नति की अपेक्षा सामाजिक उन्नति को आर्थिक उन्नति को अधिक आवश्यक समझा। गांधी जी का विश्वास था कि रूसी समाज में किसी आदर्श राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। अतः उन्होंने राजनीतिक क्रांति के साथ साथ सामाजिक क्रांति को भी जन्म दिया, जिसमें शिक्षा का प्रमुख स्थान था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बेसिक एजुकेशन योजना उनके शिक्षा दर्शन का मूर्त रूप थी। इस शिक्षा का उद्देश्य भारतीय जनता के हृदय तथा मन को पवित्र करके एक शोषण विहीन समाज की स्थापना करना था। इस दृष्टि से गांधी जी एक महान शिक्षा शास्त्री भी थे। डॉक्टर एम.एस. पटेल ने ठीक ही लिखा है। ग्रीन का कथन था, पेस्टोलॉजी वर्तमान शिक्षा सिद्धांत तथा व्यवहार का प्रारंभिक बिंदु था। यह बात पाश्चात्य शिक्षा के संबंध में सही हो सकती है। गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचारों का निष्पक्ष अध्ययन इसको सिद्ध करता है कि वे पूरब में शिक्षा सिद्धांत और व्यवहार के प्रारंभिक बिंदु हैं। ग्रीन remarked the Pestalozzi was the starting point of modern educational theory and practice. This may be true so far as Western education is concerned. An impartial study of Gandhi's educational teaching will reveal that he is the starting point of modern educational theory and practice in the East. गांधी जी के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत क्या क्या थे? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी।
तो गांधी जी की शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत कुछ इस प्रकार थे। 7 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य होनी चाहिए। शिक्षा का माध्यम बालक की मातृभाषा होनी चाहिए। अंग्रेजों का बालक की शिक्षा में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, यानी जो अंग्रेजी विषय है वो बालक की शिक्षा में कोई स्थान नहीं होना चाहिए अंग्रेजी विषय का। साक्षरता को शिक्षा नहीं कहा जा सकता। लिटरेसी इज नॉट एजुकेशन। शिक्षा को बालक में मानवीय गुण का विकास करना चाहिए। शिक्षा बालक की समस्त शक्तियों का विकास उस समुदाय के अनुसार करे जिसका वहां सदस्य। शिक्षा को बालक के शरीर, हृदय, मन तथा आत्मा का सामंजस्यपूर्ण विकास करना चाहिए। शिक्षा किसी लाभप्रद दस्तकारी से प्रारंभ होनी चाहिए जिससे बालक अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सके। सभी प्रकार की शिक्षा किसी न किसी उत्पादन उद्योग के माध्यम से दी जानी चाहिए तथा इसका उस उद्योग से सह संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। सभी विषयों की शिक्षा किसी स्थानीय उद्योग के माध्यम द्वारा दी जानी चाहिए। उद्योग ऐसा हो जिससे बालक को क्रिया द्वारा अनुभव प्राप्त हो सके। किसी उद्योग के द्वारा शिक्षा को स्वावलंबी बनना चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसे प्राप्त करके बालकों को कोई ना कोई रोजगार मिल जाए। स्कूल ऐसा होना चाहिए जहां बालक अनेक प्रकार के प्रयोगों द्वारा नई नई खोजें करता रहे। शिक्षा को उपयोगी नागरिकों का निर्माण करना चाहिए। तो गांधी जी ने शिक्षा के अर्थ के बारे में बताया कि साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न आरंभ। यह केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष तथा स्त्री को शिक्षित किया जा सकता है। उनका विश्वास था कि शिक्षा को बालक की समस्त शक्तियों का विकास करना चाहिए जिससे वह पूर्ण मानव बन जाए। पूर्ण मानव का अर्थ बालक के व्यक्तित्व के चारों तत्वों शरीर, हृदय, मन तथा आत्मा के समुचित विकास से है। इस प्रकार गांधी जी के अनुसार शिक्षा को बालक के शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक एवं आध्यात्मिक गुणों को उत्तेजित करके उसका समुचित विकास करना चाहिए जिससे वह जीवन के अंतिम लक्ष्य, अल्टीमेट एम, सत्य, ट्रुथ को प्राप्त कर सके। शिक्षा को परिभाषित करते हुए गांधी जी ने स्वयं लिखा है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चहुमुखी विकास। By education I mean an all-round drawing out of the best in the child and man, body, mind and spirit. शिक्षा के अर्थ के बाद अब गांधी जी ने शिक्षा के उद्देश्य के बारे में चर्चा की। गांधी जी ने शिक्षा के उद्देश्य को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा है। शिक्षा का तात्कालिक उद्देश्य, इमीडिएट एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य, अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन। तो सर्वप्रथम हम गांधी जी के अनुसार शिक्षा के तात्कालिक उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। इमीडिएट एम्स ऑफ गांधीयन एजुकेशन।
तात्कालिक उद्देश्य के संदर्भ में गांधी जी ने निम्नलिखित बातें कही। पहला, शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए? पहला उद्देश्य गांधी ने कहा है कि जीविकापार्जन का उद्देश्य, यानी वोकेशनल एम। गांधी जी कहते हैं कि प्रत्येक बालक नियमित शिक्षा प्राप्त करे तथा किसी व्यवसाय के द्वारा अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करे। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बालक कोई व्यवसायिक पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के पश्चात अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सके। अतः उन्होंने आत्मनिर्भर शिक्षा पर बल देते हुए बताया कि शिक्षा का प्रथम उद्देश्य जीविकोपार्जन होना चाहिए। जीविकोपार्जन, जिससे बच्चे, प्रत्येक बालक अपने भावी जीवन में स्वावलंबी बन सके, यानी सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। शिक्षा के इस उद्देश्य से गांधी जी का तात्पर्य बालकों को मजदूर बनाना नहीं था। वे चाहते थे कि प्रत्येक बालक कमाते हुए कुछ सीखे और सीखते हुए कुछ कमाए। गांधी जी के अनुसार शिक्षा के दूसरे उद्देश्य है सांस्कृतिक उद्देश्य, कल्चरल एम। गांधी जी चाहते थे कि शिक्षा को भारतीय संस्कृति का विकास करना चाहिए। अतः उन्होंने जीविकोपार्जन के उद्देश्य के साथ साथ सांस्कृतिक उद्देश्य को भी भारतीय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना और कहा, मैं शिक्षा के सांस्कृतिक पक्ष को उसके साहित्यिक पक्ष से अधिक महत्वपूर्ण समझता हूं। संस्कृति शिक्षा का आधार तथा विशेषांक है। अतः मानव के प्रत्येक व्यवहार पर संस्कृति की छाप होनी चाहिए। तृतीय उद्देश्य पूर्ण विकास का उद्देश्य, परफेक्ट डेवलपमेंट एम। गांधी जी ने इस बात पर भी बल दिया कि शिक्षा को बालक की समस्त शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण विकास करना चाहिए। अतः उन्होंने पूर्ण विकास के उद्देश्य पर बल देते हुए 11 सितंबर सन 1937 ईस्वी को अपनी हरिजन नामक पत्रिका में लिखा, सच्ची शिक्षा वह है जिसके द्वारा बालकों के शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहन मिले। अगला उद्देश्य नैतिक तथा चारित्रिक विकास, मोरल और कैरेक्टर डेवलप। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट की भांति गांधी जी का भी विश्वास था कि शिक्षा के उद्देश्य में चरित्र निर्माण एक महत्वपूर्ण उद्देश्य। इस संबंध में उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मैंने सदैव हृदय की संस्कृति अथवा चरित्र निर्माण को प्रथम स्थान दिया है तथा चरित्र निर्माण को शिक्षा का उचित आधार माना है। अगला उद्देश्य मुक्ति का उद्देश्य, लिबरेशन एम। गांधी जी का आदर्श था सा विद्या या विमुक्तये। इस आदर्श के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को मुक्ति दिलाना है। मुक्ति शब्द के विषय में गांधी जी ने दो अर्थ लिए। पहले अर्थ में मुक्ति का तात्पर्य वर्तमान जीवन के सभी प्रकार की आर्थिक, राजनीतिक तथा मानसिक दासता से
मुक्ति। गांधी जी चाहते थे कि शिक्षा मानव को उक्त सभी प्रकार की दासता से मुक्ति दिलाए। दूसरे अर्थ के अनुसार मुक्ति का तात्पर्य है आत्मा के सांसारिक बंधनों से छुट्टी, अर्थात मानव में उच्चतर आत्मिक जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा उत्पन्न करना। संक्षेप में गांधी जी शिक्षा के द्वारा आत्म विकास के लिए आध्यात्मिक स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे। ये थे गांधी जी के अनुसार शिक्षा के तात्कालिक उद्देश्य। अब शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य, अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य है सत्य अथवा ईश्वर की प्राप्ति। शिक्षा के सारे उद्देश्य इस उद्देश्य के अधीन है। यह उद्देश्य वही आत्मा अनुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन का उद्देश्य है जो भारतीय दर्शन में प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। इस उद्देश्य के अनुसार गांधी जी बालक को सत्य अथवा ईश्वर के साथ साथ साक्षात्कार कराना चाहते थे। उन्होंने लिखा है, आत्मा का विकास करना चरित्र का निर्माण करना है तथा व्यक्ति को ईश्वर और आत्मानुभूति के लिए प्रयास करने के योग्य बनाना है। Now, curriculum and methods of teaching. Gandhi had emphasized basic education, which is craft-centered in nature. His main aim was to make the educated citizen self-dependent and self-centered. Accordingly, he advocated that the curriculum should be craft-centered. The integration of craft and teaching subject were the basis of curriculum. The subjects were taught through the basic crafts. In the activity-centered curriculum, Gandhi suggested to include mother tongue, basic craft, arithmetic, sociology, general science, art, music, and other subjects. He suggested same curriculum for boys and girls up to class 1 to 5. After that, girls should study home science, whereas the boys should study other craft. Gandhi emphasized on craft-centered method of teaching like learning by doing, activity method, training to the senses, etc. In addition, Gandhi emphasized the need of co-curricular activities to be organized for all-round development of child. According to Mahatma Gandhi, concept of teacher. Gandhi considered teacher one of the important elements of education system. The duty of teacher is not only to provide knowledge of subjects, but also to build the moral character of the child. A teacher should be ideal to the student. He said, I think that child learns more from teacher than book and problem. Teacher should not discriminate between student and should be student friendly. पाठ्यक्रम करिकुलम के विषय में गांधी जी ने कहा है कि शिक्षा योजना को बेसिक शिक्षा
की संज्ञा दी जाती। गांधी जी की शिक्षा योजना को बेसिक शिक्षा की संज्ञा दी जाती है। इस शिक्षा का पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान एक्टिविटी सेंटर्ड है तथा इसका उद्देश्य बालक के कार्य प्रयोग एवं खोज के द्वारा उसकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करना है, जिससे वहां आत्मनिर्भर रहते हुए समाज का उपयोगी अंग बन जाए। गांधी जी ने अपने क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम में मातृभाषा, बेसिक क्राफ्ट, गणित, समाज शास्त्र, सामान्य विज्ञान, कला तथा संगीत आदि विषयों को प्रमुख स्थान दिया। उन्होंने बताया कि पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक के सभी बालक तथा बालिकाओं के लिए एक सा पाठ्यक्रम होना चाहिए। इसके पश्चात बालकों को बेसिक क्राफ्ट की तथा बालिकाओं को गृह विज्ञान की शिक्षा मिलनी परम आवश्यक है। ध्यान देने की बात यह है कि गांधी जी की शिक्षा योजना प्राथमिक एवं लघु माध्यमिक कक्षा स्तर तक सीमित है। इस दृष्टि से उनके द्वारा संगठित किया हुआ पाठ्यक्रम भी केवल इस स्तर के लिए गांधी जी के अनुसार शिक्षण पद्धति मेथड ऑफ टीचिंग गांधी जी की शिक्षा के उद्देश्य प्रचलित शिक्षा के उद्देश्य से भिन्न थे। प्रचलित यानी ट्रेडिशनल शिक्षा विषय प्रधान थी। गांधी जी ने उस शिक्षण पद्धति को दोषपूर्ण समझते हुए स्थानीय उद्योगों को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना। वे चाहते थे कि बालक को किसी भी स्थानीय उद्योग के माध्यम से शिक्षा दी जाए, जिससे उसके शरीर, मन तथा आत्मा का विकास हो सके और वहां भविष्य में अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सके। इस दृष्टि से गांधी जी की शिक्षण पद्धति प्रचलित शिक्षण पद्धतियों से भिन्न थी। उन्होंने अपनी शिक्षण पद्धति में निम्नलिखित सिद्धांत को प्रमुख स्थान दिया। सर्वप्रथम, मस्तिष्क की शिक्षा के लिए शारीरिक अंगों का उचित प्रशिक्षण दिया जाए। दूसरा, लिखने से पहले पढ़ना सिखाया जाए। तीसरा, वर्णमाला के अक्षरों को सिखाने से पहले ड्राइंग सिखाया जाए। करके सीखने के अवसर प्रदान किया जाए, अर्थात लर्निंग बाय डूइंग के अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड किया जाए। अनुभव के द्वारा सीखने को प्रोत्साहन दिया जाए, यानी लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, उसको एनकरेज किया जाए। सीखने की प्रक्रिया में समन्वय को रिलेशन स्थापित किया जाए। उक्त सिद्धांतों के अतिरिक्त बालक को स्थानीय उद्योग के माध्यम से पढ़ाते समय गांधी जी ने अपनी शिक्षण पद्धति में सहयोगी क्रिया, नियोजन, यथार्थता, पहलकदमी तथा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धांतों पर भी बल दिया। अब हम बात करते हैं गांधी जी की शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन, एन एस्टिमेट ऑफ गांधी जी एजुकेशनल फिलॉसफी। गांधी जी की शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय देन। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय जीवन को दृष्टि में रखते हुए वातावरण के अनुसार ऐसी शिक्षा योजना प्रस्तुत की जिसको कार्य के रूप में परिणत करने से भारतीय समाज में एक नया जीवन आने की संभावना है।
उनके शिक्षा दर्शन का अध्ययन करने से हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि गांधी जी हृदय से आदर्शवादी थे। वे अपने आदर्शों को वास्तविक तथा लाभप्रद एवं फलदायक बनाना चाहते थे। अतः उनके शिक्षा दर्शन में प्रकृतिवाद, आदर्शवाद तथा प्रयोजनवाद की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। ध्यान देने की बात है कि उनके शिक्षा दर्शन में उक्त तीनों विचारधाराओं में कोई विरोध नहीं, अपितु वे एक दूसरे की पूरक है। आदर्शवाद गांधी दर्शन का आधार है तथा प्रकृतिवाद एवं प्रयोजनवाद उसके सहायक है। गांधी जी के शिक्षा दर्शन को हम आदर्शवादी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वह जीवन के अंतिम लक्ष्य सत्य को प्राप्त करने की प्रेरणा प्रदान करता है। प्रकृतिवादी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वह बालक को उसकी प्रकृति के अनुसार विकसित करना चाहता है, तथा प्रयोजनवादी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वह बालक को उनकी रुचि के अनुसार क्रिया करके सीखने पर बल देता है, जिससे पाठ्यक्रम के सभी विषयों में समन्वय तथा एकीकरण स्थापित हो सके। डॉक्टर एम.एस. पटेल ने भी इस आशय की पुष्टि करते हुए लिखा है कि दार्शनिक के रूप में गांधी जी की महानता इस बात से है कि उनके शिक्षा दर्शन में प्रगतिवाद, आदर्शवाद और प्रयोजनवाद की मुख्य प्रवृत्तियां अलग अलग और स्वतंत्र नहीं है, वरन वे सब मिलजुल कर एक हो गई है, जिससे ऐसा शिक्षा दर्शन का जन्म हुआ है जो आज की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त होगा तथा मानव आत्मा की सर्वोच्च आकांक्षाओं को संतुष्ट करेगा। The real greatness of Gandhi ji as an educational philosopher consists in the fact that the dominant tendencies of naturalism, idealism, and pragmatism are not separate and independent in his philosophy, but they fuse into a unity, giving rise to a theory of education which would suit the need of the day and satisfy the loftiest aspirations of the human soul. अंत में इन ए नटशेल जीवन दर्शन गांधी जी का ईश्वर में अटल विश्वास, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मानव सेवा का मुख्य लक्ष्य था। गांधी जी के अनुसार जीवन दर्शन के 4 तत्व थे: सत्य, अहिंसा, निर्भरता तथा सत्याग्रह। गांधी जी के अनुसार शिक्षा दर्शन बेसिक शिक्षा मूर्त रूप में होनी चाहिए, अमूर्त रूप में नहीं। शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत क्या क्या थे? गांधी जी निःशुल्क शिक्षा की बात करते थे, मातृभाषा के द्वारा शिक्षा की बात करते थे, अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार किया, साक्षरता शिक्षा नहीं, साक्षरता शिक्षा नहीं, लिटरेसी इज नॉट एजुकेशन। मानवीय गुणों का विकास करने के लिए कहते थे, समस्त शक्तियों का विकास करने पर जोर देते थे। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ बालक और मनुष्य के भीतर मस्तिष्क तथा आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का विकास था।
गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, तात्कालिक उद्देश्य और पूर्ण उद्देश्य। तात्कालिक उद्देश्य में जीविकोपार्जन का उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य, पूर्ण विकास का उद्देश्य, चारित्रिक विकास तथा मुक्ति का उद्देश्य। और शिक्षा के सर्वोच्च उद्देश्य आत्मानुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन। गांधी जी के अनुसार पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार शिक्षण विधि करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए तथा अनुभव द्वारा सीखना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। और विभिन्न विषयों का समन्वय, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। गांधी जी मूल्यांकन को किस दृष्टि से देखते थे? गांधी जी का शिक्षा दर्शन अपनी योजना में प्रकृतिवादी, उद्देश्यों में आदर्शवादी तथा कार्यक्रम में प्रयोजनवादी है। धन्यवाद। थैंक यू।